हेलो गाइस, वेलकम बैक टू के एन पी एनालिसिस। तो जैसा को आपको पता है कि कल भी हमने शक्ति दुबे मैम, जिनकी AIR 1 है 2014 अटैम्प्ट में, 2024 अटैम्प्ट में, उनकी कॉपी डिस्कस की थी। आज भी हम उनकी ही GS3 की कॉपी का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। डेली हम GS3 की कॉपी डिस्कस कर रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं एक चीज़ गारंटी से बोल सकता हूँ इनकी कॉपी देखने के बाद, आज हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके सामने जो है, लेकिन एक चीज़ मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि इनकी इस टेस्ट सीरीज वाली कॉपी में और जो इनकी असली मेंस वाली कॉपी रही होगी उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होगा, बहुत ज़मीन आसमान का। रीज़न क्या है कि इनका कंटेंट, इनका स्ट्रक्चर और इनकी जो एक बॉडी है, ठीक है, वो मेंस में चेंज ही करी होगी इन्होंने, क्योंकि मीन्स में आपको टाइम देखते हुए पॉइंट्स फॉर्मेट में प्लस स्ट्रक्चर में सारे पॉइंट्स के कुछ मेजर पॉइंट्स लिखने होते हैं। यानी कि इनकी अपनी क्रिएटिविटी जो है इस टेस्ट सीरीज वाली कॉपी में ना दिख के मेंस वाली कॉपी में आई होगी। अब मैं आपको इस बात से कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, टॉपर कॉपी पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, लेकिन टॉपर कॉपी जैसा अगर आपके पास कोई क्रिएटिविटी है तो आप अपनी क्रिएटिविटी को ख़त्म ना करें। आप ये ना सोचें कि टॉपर ने ऐसा करा तो मैं भी ऐसा कर दूं। तो आप अपनी क्रिएटिविटी जारी रखिए और उसे रिव्यू कराते रहिए किसी से। अगर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है तो आप अपनी क्रिएटिविटी पे ज़्यादा जाइए, क्योंकि वो आपकी आपकी ओरिजिनल क्रिएटिविटी है। समझ रहे हो, वो आपका एक क्या बोलते हैं USP होगी जो आपको मेंस में नंबर दिलाएगी। चलो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्ट्रक्चर, बॉडी डायग्राम, ठीक है, बाकी मैं बहुत सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट आर द सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, ठीक है, ऑफ डाइवर्सिफाइंग फूड बास्केट अंडर PDS इन इंडिया। अब आपको एक चीज़ देखो, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा उसके 5-7 सेकंड में ही आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए कि मैं क्या क्या लिखने वाला हूँ या लिखने वाली हूँ। यानी कि अब आपने सोशल बेनिफिट पढ़ा, इकोनॉमिक बेनिफिट पढ़ा, एनवायरमेंटल बेनिफिट पढ़ा, यानी कि आपको पता है कि जैसे मैं यहाँ पे हेडिंग बनाऊंगा या बनाऊंगी तो मैं तुरंत यहाँ पे पहला सोशल बेनिफिट होंगे, उसके 3-4 पॉइंट्स होंगे, ठीक है जी। फिर यहाँ दूसरा नंबर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, उसके 3-4 पॉइंट होंगे। फिर मेरा तीसरा नंबर एनवायरमेंटल बेनिफिट होगा, उसके 3-4 पॉइंट होंगे। एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ गया। अब आप क्या सोचोगे, सबसे बड़ा एक इंट्रो की प्रॉब्लम आती है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, इंट्रो में यहाँ पे लगभग 13 से 15 क्वेश्चन के बीच इंट्रो आप क्वेश्चन पढ़ते ही लिखो। यानी कि इतनी थीम्स आपको तैयार होनी चाहिए कि आप इंट्रो तुरंत लिख दें। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि आपका टाइम बचेगा, ठीक है। वरना अब जैसे इसमें बहुत सारे लोग क्या करेंगे, डाइवर्सिफाइंग फूड बास्केट, इसको PDS से रिलेट करके कुछ इंट्रो बनाएंगे। नहीं करना, नहीं करना, क्योंकि आपको पता है PDS पे हर बार क्वेश्चन आता है, तो आपका PDS का इंट्रो तैयार होना चाहिए कि PDS का मैं क्या इंट्रो लिख सकता हूँ। अब PDS का इंट्रो सबको पता है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो एक तो NFSA 2013 के तहत आया था, यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 के लिए आया था। और PDS क्या काम करता है, फूड सिक्योरिटी, ठीक है जी, स्पेशली फूड सिक्योरिटी पे काम करता है, प्लस फूड टू ऑल। जो फूड सिक्योरिटी यही तो है, फूड टू ऑल पे बेस्ड है, ठीक है। यानी कि फूड सिक्योरिटी इट मीन्स फूड टू ऑल, प्लस न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे भी आजकल ये काम करने लगा है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे आजकल काम करने लगा, यानी कि आप PDS में क्या बताओगे, एस्टेब्लिश्ड अंडर NFS, सॉरी, बल्क अंडर NFS 2013, ठीक है, और किसके लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए। जैसा कि इन्होंने लिखा है, PDS इज ए फूड सिक्योरिटी सिस्टम इन इंडिया मैंडेटेड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 विच एम्स टू एंश्योर मिनिमम न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी फॉर इट्स सिटीजन। ये ही इंट्रो आपको ऐसा ही लिखना है, यानी कि उसमें क्या आना चाहिए, मैं आपको कीवर्ड्स बताऊं जो कीवर्ड्स आने चाहिए किसी भी PDS का लिखना है। इन्होंने इंट्रो मस्त रट रखा है, इन्होंने इंट्रो में दिमाग ही नहीं लगाया होगा। जैसे इन्होंने PDS पढ़ा होगा ना, इन्होंने इंट्रो लिखना शुरू कर दिया होगा। इनका एक कीवर्ड ये था फूड सिक्योरिटी, एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 और एक न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी। ये इनके 3 कीवर्ड्स थे जिस पे इनका इंट्रो पहले से तैयार होगा, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ।
तो इंट्रो अगर आपको कोई थीम दिख रही है तो इंट्रो उसी पे लिखना है। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन देखो, एक और चीज दिमाग में आनी चाहिए, वहां लिखा है क्वेश्चन में, ये देखो यहाँ लिखा है डाइवर्सिफाइंग फूड बास्केट, लिखा है नहीं लिखा। अब आपको डाइवर्सिफाइंग फूड बास्केट का मतलब समझ आना चाहिए। डाइवर्सिफाइंग फूड बास्केट, अब आप बताओ डाइवर्सिफाइंग फूड बास्केट में क्या क्या हो सकता है। अभी आप जब चावल कोटा लेने जाते हो, राशन लेने जाते हो, तो आपको क्या मिलता है, व्हीट यानी कि गेहूं मिलता है, आपको क्या मिलता है, राइस। लेकिन जो कुछ गाँव के लोग होंगे उनको पता होगा कि केवल यही चीज़ें नहीं मिलती, आजकल तो भैया नमक भी मिलता है, सॉल्ट, दाल भी मिलती है, ठीक है, क्रियल्स या मिलेट्स, ठीक है, कहीं कहीं तो ज्वार बाजरा रागी भी मिलती है। बाकी बहुत सारे लोगों को पता होगा शुगर भी मिलती है, चीनी भी मिलती है, ठीक है जी। तो आपको, और कहीं कहीं तो मैंने देखा अब तो सरफ साबुन भी मिलने लगा है ना, सरफ साबुन भी मिलने लगा है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो ये सारा किस में मिल रहा है, हालांकि फूड बास्केट में आप सरफ साबुन लिखना मत, मैंने बस बताया मिलने लगा है, लेकिन फूड बास्केट में यही सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। यानी कि अब आपको डाइवर्सिफाइंग फूड बास्केट समझ आ गया कि डाइवर्सिफाइंग फूड बास्केट आप एक ऐसा डायग्राम बनाओ और आप बता दो डाइवर्सिफाइंग फूड बास्केट में आप कौन कौन सी नई कमोडिटीज ऐड कर सकते हो, कोरल, मिलेट्स, सॉल्ट। एक डायग्राम बन गया आपका, एक आपका स्ट्रक्चर टीचर को भी समझ आ गया कि इसे डाइवर्सिफाइंग फूड बास्केट का मतलब पता है, और इसे पता है कि पीडीएस में आजकल क्या क्या मिल रहा है। इससे चना भी मिलते हैं, आपको पता होगा, ग्राम, है ना, काले चना, ठीक है, काबुली चना, काबुली नहीं, काले वाले जो होते हैं, तो वो चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। अभी आप डाइवर्सिफाइंग, ये यहीं पे इंट्रो के तुरंत बाद डाइवर्सिफाइंग फूड बास्केट में आप ऐसे एक डायग्राम बना सकते थे, जिसमें आप बता सकते थे कि भाई ये चीज़ें डाइवर्सिफाइंग फूड बास्केट के तहत आती है। अब आप एक हेडिंग बनाओगे, बेनिफिट्स ऑफ, आप हेडिंग क्या बनानी थी यहाँ पे, बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड बास्केट अंडर पीडीएस, ये हेडिंग बनानी थी। ठीक है, अब मैं आपको देखो डायग्राम का फायदा बताता हूँ। इन्होंने यहाँ लिखा है राइस, व्हीट मिलता है, ठीक है, वही लिखा है कि डाइवर्सिफाई करो फूड बास्केट को, तो फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हो जाएगी। ये काम तो भाई आप डायग्राम में भी कर सकते हो, ऐसा डायग्राम कर दोगे, ठीक है, डाइवर्सिफाइंग फूड बास्केट, इधर राइस व्हीट लिखोगे, तो ऐसे करके यहाँ दिखा दोगे कि ये तो फूड सिक्योरिटी के हो गए, बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के हो गए। बोलो हाँ या ना, ये चीज़ तो आप डायग्राम में दिखा सकते थे, सोचो कितना अच्छा इंपैक्ट जाता, आपको पैराग्राफ भी नहीं लिखना पड़ता, आपका डायग्राम भी जल्दी बन जाता, बाकी सारे काम जल्दी हो जाते। तो ये चीज़ जो इन्होंने यहाँ लिखी और इतने ही एरिया में आपका डायग्राम बन जाता, तो ये चीज़ हम डायग्राम में कर सकते थे। अब आ जाते हैं जी सोशल बेनिफिट पे, इनका बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन अपना दिमाग लगाते हैं, है ना, जो हमें ईश्वर ने दिया है। ठीक है जी, आप में भी, मतलब सॉरी यार, है ना, जस्ट जोकिंग। ठीक है जी, तो आप में तो है ही, मेरे में नहीं है। चलो भाई, डाइवर्सिफाइंग क्या बोल रहे हैं, सोशल बेनिफिट की बात कर रहे थे हम, सोशल बेनिफिट्स। ठीक है जी, अब आप खुद सोच के बताओ सोशल बेनिफिट्स कौन कौन से हो सकते हैं। सोशल बेनिफिट्स यानी कि आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, डाइवर्सिफाइंग फूड बास्केट हो रहा है तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही, बोलो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, हाँ कि ना, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिलेगी, आप बोलोगे हाँ भाई मिलेगी। अब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिलने से फ़ायदा क्या है, आपको पता है इंडिया में मोर देन ग्रेटर देन 35% चिल्ड्रन जो है ना वो स्टंटिंग के अंतर्गत आते हैं, स्टंटिंग। ठीक है जी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और मोर देन 7% जो चिल्ड्रन है वो बेस्टिंग में आते हैं, बेस्टिंग में। ठीक है, तो आप ये डाटा दिखा सकते हो। मैं एक चीज़ बोलूँ, जो भी इकोनॉमी का क्वेश्चन है, जितना डाटा है डाटा मैक्सिमम दिखाओ, तो सोशल बेनिफिट ही हो गया। यानी कि आप लिख सकते हो कि रिड्यूसेस स्टंटिंग एंड बेस्टिंग, और स्टंटिंग के ब्रैकेट में डाटा, बेस्टिंग के ब्रैकेट में डाटा, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हो गई। बोलो हाँ जी ना जी, आप बोलोगे हाँ यार ये बात तो सही कर दी इसने। फिर आप दूसरा दिमाग लगाओगे, क्या होगा कि भैया पब्लिक हेल्थ कवरेज अच्छी होगी, यानी कि इम्प्रूव्ड पब्लिक हेल्थ, आप इम्प्रूव कर सकते हो पब्लिक हेल्थ को। आप बोलोगे ये कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, जैसे कि थायराइड है। आप बोलो डायबिटीज़ थायराइड कहाँ से ले आया, आपको पता है मैंने बोला नमक मिलता है, नमक में क्या बोलता है, आयोडीन। आयोडीन अगर आपको मिल रहा है तो आपके थायराइड होगा क्या, नहीं होगा। अब आप दिखा सकते हो कि थायराइड भाई जो आयोडाइज्ड सॉल्ट है वो पीडीएस सिस्टम में मिल रहा है। आपने बोला यार ये वाला भी पॉइंट मज़ेदार है। फिर आपसे बोला मैंने सोशल बेनिफिट, अब आप सोशल बेनिफिट में क्या है, कुछ कम्युनिटी बेनिफिट भी होंगे, यानी कि आप रीजनल फूड का इंक्लूजन कर सकते हो, जो रीजनल फूड है उसका इंक्लूजन कर सकते हो। आप बोले इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब है आप इसमें ज्वार,
है ना, बाजरा, ठीक है जी, रागी, ये सब चीज बांट सकते हो। और इससे ब्रैकेट में लिख दो मिशन मिलेट्स, मिशन मिलेट्स 2023, ठीक है। वो आपका काम भी हो गया ब्रैकेट में, आपका पॉइंट भी हो गया, आपका सोशल बेनिफिट भी हो गया। आपने बोला यार ये पॉइंट तो अच्छे हैं, फिर आप बोलोगे कि भाई ऐसे फिर इकोनॉमिक बेनिफिट में हम क्या लिख सकते हैं, है ना। ये पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है, ऐसे ही लिखने होते हैं पॉइंट्स, दिमाग लगा के बस हल्का सा। इकोनॉमिक बेनिफिट पे बात कर लेते हैं, चलो भाई। अब इकोनॉमिक बेनिफिट आप कॉमन सेंस से सोचो, सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा भाई, जिसके गेहूं बिक रहे हैं, जिसका चावल बिक रहा है। अगर जो सॉल्ट बिक रहा है तो वहाँ के जो गुजरात के या जो भी बॉर्डर एरियाज के समुद्र वाले लोग हैं उनका फ़ायदा हो रहा है, यानी कि किसका फ़ायदा हो रहा है, फार्मर्स का। और स्पेशली जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, स्मॉल मार्जिनल और वुमेन फार्मर्स जो हैं, ठीक है, वुमेन फार्मर्स जो हैं उनका फ़ायदा होगा। तो यानी कि इकोनॉमिक बेनिफिट ये हो गया। आप बोलोगे हाँ यार ये बात भी इसने सही बोल दी। फिर आप पूछोगे दूसरा इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है, तो आप बोलोगे परचेसिंग पावर कैपेसिटी जो है वो बढ़ेगी, परचेसिंग पावर कैपेसिटी बढ़ेगी। आपने बोला यार ये तो ज़्यादा ही इकोनॉमिक टर्म हो गया, इसका मतलब क्या है कि परचेसिंग पावर कैपेसिटी बढ़ेगी। तो भाई इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एक चीज़ बताओ, जिसको आप फ्री में पीडीएस के तहत गेहूं, चावल, दलिया, नमक ये सब चीज़ दे दे रहे हो, चना वना, तो उसका खाने वाला खर्चा बच गया नहीं बच गया, बोलो हाँ कि ना। अब वो क्या खरीद सकता है, वो फल खरीद सकता है, यानी कि वो फ्रूट्स खरीद सकता है, ठीक है, वो अपने कुछ इसेंशियल आइटम्स खरीद सकता है, सैनिटेशन के आइटम्स खरीद सकता है, या बाकी कुछ भी आइटम खरीद सकता है, यानी कि उसकी परचेसिंग पावर कैपेसिटी बढ़ गई, क्योंकि आपने उसकी इनकम जो है वो सेव करा दी। ठीक है जी, बोलो हाँ जी ना जी। अच्छा, अब आपने बोला चलो यार ये भी तेरा पॉइंट अच्छा हो गया, इसके अलावा और क्या पॉइंट हो सकता है। अब मैं बोलूँगा, अभी आपने मैंने एक ऊपर पॉइंट दिया था सोशल बेनिफिट्स में कि आप रीजनल जो फूड है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आप बोलोगे इससे क्या फ़ायदा हुआ, रीजनल डिस्ट्रीब्यूट से वो कल्चरल बेनिफिट हो जाता है उससे। आप बोलोगे इसका इकोनॉमी में क्या है, भैया अगर आप ज्वार, बाजरा, रागी उगा रहे हो तो मुझे एक चीज़ बताओ, आपको उतना वाटर चाहिए क्या, उतना पानी चाहिए क्या, मुझे एक चीज़ बताओ, आपको उतना फर्टिलाइज़र चाहिए क्या। आप बोलोगे नहीं चाहिए। अब मैंने फर्टिलाइज़र का यहाँ जिक्र क्यों कर लिया, आपने बजट पढ़ा होगा, आपने बजट में पढ़ा होगा कि हम सेकंड लार्जेस्ट फूड सब्सिडी के बाद सेकंड लार्जेस्ट सब्सिडी फर्टिलाइजर्स पे देते हैं। बोलो हाँ जी ना जी। तो यानी कि अब हमें सब्सिडी कम देनी पड़ेगी इंडियन गवर्नमेंट को, क्योंकि अब लोग क्या करेंगे कि ज्वार बाजरा रागी ये सारी चीज़ें उगाएंगे और वो पीडीएस में भी जाएंगी, तो यानी कि गवर्नमेंट को अब सब्सिडी भी कम देनी पड़ेगी। तो ये भी एक इकोनॉमिक बेनिफिट हो गया। आपने बोला यार ये तो मज़ेदार बात कर रहा है। आपने पूछा चल यार एक और पॉइंट बता दे इकोनॉमिक बेनिफिट का, तो भाई एक और चीज़ सुन लो इकोनॉमिक बेनिफिट का एक और पॉइंट, आपकी लोकल इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। लोकल इकोनॉमी या लोकल मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी जो सप्लाई चेन है, जो उसकी सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन में रेजिलियंस आएगा, सप्लाई चेन में रेजिलियंस आएगा। बोलो हाँ जी ना जी। आपने बोला यार इकोनॉमी बेनिफिट तो ये भी मज़ेदार थे, बस थोड़ा सा दम एक बार अपने बारे में लगा लो, एक बार किसानों के बारे में लगा लो, और एक बार जिनको पीडीएस मिल रहा है उनके बारे में लगा लो, और एक बार सरकार की ओर से सोच लो, हो गई इकोनॉमिक बेनिफिट्स। आपने बोला अब चलिए तो तूने कर दिया, अब एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी बता दे मुझे। टॉपर को अभी पढ़ लेंगे, अभी पहले क्वेश्चन समझो। सोशल बेनिफिट बताए मैंने, इकोनॉमिक बेनिफिट बताए, अब एनवायरमेंटल बेनिफिट क्या है वो अपने को डिस्कस करने हैं। अब एक चीज़ बताओ एनवायरमेंटल बेनिफिट में, जैसा मैंने अभी ऊपर बोला था कि सब्सिडी वगैरह कम देनी पड़ेगी, हम कल जो लोकल क्रॉप्स हैं उनको उगा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आपकी सॉइल फर्टिलिटी अच्छी रहेगी अगर आप बार बार गेहूं चावल नहीं उगा रहे तो। बोलो हाँ जी ना जी। दूसरा, क्लाइमेट रेजिलियंस क्रॉप आप उगा रहे हो, क्लाइमेट रेजिलियंस क्रॉप जो है वो आप उगा रहे हो, इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, इससे भाई क्लाइमेट रेजिलियंस से ये फ़ायदा होने वाला है कि आपका पीडीएस का भी काम चल रहा है, वहाँ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी चल रही है, ठीक है जी, और इधर आपकी एक जो एनवायरमेंटल सिक्योरिटी है वो भी चल रही है। आपने बोला यार ये भी बात सही है। फिर आपने बोला और क्या फ़र्क पड़ सकता है, तो वाटर कंजर्वेशन हो सकता है। बोलो वाटर कंजर्वेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। आपने बोला यार ये भी मस्त पॉइंट ले आया, ठीक है। और मैं बताऊँ एक और फर्क एनवायरमेंटल बेनिफिट का, भाई अगर आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो क्रॉप को, अगर आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो पीडीएस को, तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, जो हमारी नेटिव क्रॉप्स हैं, जो हमारी नेटिव क्रॉप्स हैं जो कहीं कहीं विलुप्त होती जा रही हैं,
क्या वो दोबारा से नहीं उगाई जा सकती? क्या वो दोबारा से नहीं उगाई जा सकती? क्या वो जो फूड साइकिल है उसको मेंटेन बैलेंस नहीं करेंगी? बिल्कुल करेंगी। यानी कि फूड साइकिल भी मेंटेन होगी थ्रू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड क्रॉप्स। ठीक है जी, बोलो हाँ जी या ना जी। अब पढ़ लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब देखो आप इनके आंसर्स में बोलोगे अबे ये पॉइंट लिख देते यार, है ना। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड बास्केट हमने पढ़ लिया, तो सोशल बेनिफिट लिखो। इंक्लूजन ऑफ पल्सेस मिलेट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, कैन हेल्प इंडिया इन सॉल्विंग इट इज प्रॉब्लम ऑफ हिडन हंगर, मेल न्यूट्रिशन एंड एंश्योर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। बोलो ये मेल न्यूट्रिशन की बात, हिडन हंगर जो स्टंटिंग बेस्टिंग की बात, मेल न्यूट्रिशन की बात हमने करी है कि नहीं करी, फिजिकल डेवलपमेंट की बात हमने करी है कि नहीं करी। और आपके पास तो इतने सारे पॉइंट्स थे। अब यही आप एक स्ट्रक्चर बना के लिखते तो सोचो अलग दिखता। इनका मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपका बस पॉइंट्स अलग दिखते और आप तो डाटा के साथ अपना आंसर लिखते, अच्छा हो जाता। अब इनके इकोनॉमिक बेनिफिट पे आ जाते हैं। अगर इन्होंने बोला बल्क क्रॉप्स विल कॉल फॉर मोर गवर्नमेंट प्रोक्योर्ड ऑफ मिलेट्स, है ना, ये हालांकि इन्होंने शायद डेयरी की स्पेलिंग गलत लिख दिया है, डेयरी प्रोडक्ट्स दस एंश्योरिंग बेटर प्राइस रियलाइजेशन फॉर फार्मर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। भाई ये तो चीज़ मैंने बताई दी ना, ठीक है। हाँ जी, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अभी हमारा 35% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैं इसीलिए बोलता हूँ डाटा याद रखो, आंसर डाटा जितना लिखोगे एक्स्ट्रा उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। इकोनॉमी में कन्फर्म है ये चीज़। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर लिख दोगे आप। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो मैंने आपसे बोला था कि हेल्थ बेनिफिट होगा, हेल्थ का खर्चा होगा, वो चीज़ आप लिख सकते थे, पर वो सोशल सिक्योरिटी में आता तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता। अब मैंने तो आपको इकोनॉमी के कितने सारे पॉइंट्स बताए थे, है ना, कि भाई सब्सिडी बर्डन कम हो जाएगा, लोकल इकोनॉमी, मार्केट स्टेबिलिटी, एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर्स, ये सारे पॉइंट्स मैंने बताए थे। सोशल में मैंने आपको कल्चरल बेनिफिट बताया था। देखो मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ। एनवायरमेंटल बेनिफिट क्या है? एनवायरमेंटल बेनिफिट में बोला है कि क्रियल क्रॉप टू अदर न्यूट्रिशनल एज वेल सस्टेनेबल क्रॉप लाइक एज मिलेट। मैंने मिलेट मिशन का आपसे शायद डिस्कशन किया है, ठीक है, तो नहीं किया तो अब कर ले रहा हूँ। मिलेट मिशन भी चलाया गया है भाई, ये चीज़ तो हम पहले ही बता देना। क्लाइमेट रेजिलियंस, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन, सॉइल हेल्थ, ये चीज़ तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपके नए पॉइंट्स हो जाते। देखो जैसे वाटर स्केल कंडीशन लिखा है भाई, वही तो मैं बता रहा हूँ, वही चीज़ आपको बस पॉइंट्स में लिखनी थी, इससे ज़्यादा थोड़ी कुछ करना था, है ना। और ये चीज़ें पे डाटा लिखनी थी। अब इन्होंने लिखा है 10 डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पीडीएस बास्केट विल नॉट हेल्प, ये कंक्लूजन है। एसडीजी 2 एल्सो एसडीजी 1 और एसडीजी 11, इसके साथ साथ एक और एसडीजी जोड़ दो, एसडीजी 12, ठीक है जी, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन वाला। एक चीज़ मैं बताऊँ, जहाँ भी पीडीएस हो, जहाँ भी इंक्लूसिव ग्रोथ हो या डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, वहाँ आपको एसडीजी लाने ही लाने हैं, ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ याद रखना कंक्लूजन में, ठीक है जी, एसडीजी लाना ही लाना है आपको। एक और चीज़ याद रखो, क्वेश्चन फूड सिक्योरिटी पे मेनली था, तो कहीं ना कहीं आप लास्ट में हल्का सा जिक्र, हल्का सा थोड़ा सा फूड सिक्योरिटी से भी रिलेटेड करोगे। फूड सिक्योरिटी से रिलेट कैसे कर सकते हो? फूड सिक्योरिटी से अपना कोई एक टैगलाइन बना सकते हो, ठीक है, कुछ भी बना सकते हो। यानी कि क्या कर सकते हैं अब, स्वस्थ इंडिया, क्या कर सकते हैं, स्वस्थ इंडिया, है ना, इस टाइप का एक स्वस्थ इंडिया वाला हम कोई एक कंसेप्ट यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। स्वस्थ इंडिया, डेवलप्ड इंडिया, बोलो हाँ या ना। स्वस्थ इंडिया, डेवलप्ड इंडिया, ठीक है, इस टाइप की अपनी एक टैगलाइन बना लो। पर एसडीजी जरूर लिखना है। ये जो एसडीजी इन्होंने लिखे हैं सही लिखे हैं, बहुत अच्छे लिखे हैं, आपको भी एसडीजी लिखना है, बिना एसडीजी के कंक्लूजन खत्म नहीं करना। बोलो हाँ जी ना जी। क्वेश्चन समझ आया ना। सोच अब देख लो, अब क्वेश्चन पढ़ लो। सोशल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बेनिफिट्स थे, वो आप बता सकते थे, इंटू तो पीडीएस से करना था, कंक्लूजन में मैंने आपको बता दिया एसडीजी मेंशन करने थे। यही चीज़ याद रखनी थी। शायद समझ आ गई होगी, आपको वीडियो अच्छी भी लगेगी मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को क्या करना, जो हर यूट्यूबर बोलता है कि भाई सब्सक्राइब करना, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या करना, लाइक करना, और एक और चीज़ वीडियो को शेयर करना। पर सुन लो एक और चीज़ लास्ट में जाते जाते सुन लो,
अगर आप डेली आंसर राइटिंग करना चाहते हो तो मैं इसमें एक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक दे रहा हूँ, उस टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करो। वहाँ पे डेली अभी GS3 चल दिया, डेली आंसर्स क्वेश्चंस पोस्ट किए जाते हैं और उनके आंसर्स आपस में हम डिस्कस करते हैं। कोई टीचर वीचर वाला ग्रुप नहीं है, वो एज एक पीयर ग्रुप है, तो उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर सर नेक्स्ट वीडियो में मैम। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी अपने कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप क्या चाहते हैं। ओके, टाटा बाय बाय।